सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 के बीच हुआ था। सन 1930-32 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं। 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पास किया गया और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नमक कानून के विरुद्ध बिहार के कई जिलों में नमक निर्माण का कार्य होता रहा। नमक बनाते समय कई कार्यकर्ता पर लाठियों से प्रहार किया गया। शराबबंदी और विदेशी चीजों की बिक्री पर रोक के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। जेल एवं लाठी गोली का भय जाता रहा। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन की नीति अपना रखी थी। बिहपुर के सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद पर भी लाठी प्रहार हुई। जेल में ठुसा दिया गया और कठोर यातनाएं दी जाने लगी। कोई लेकर बर्फ की सिल्ली पर सुलाने की तक की यातनाएं दी जाने लगी। देखो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। 26 जनवरी को प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। भोजन के बाद जल के बदले शराब दी जाती थी। 1929 में विदेशी कपड़े माल का बहिष्कार शुरू हो गया था। 10 अगस्त को पूरे बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पटना के गुलजार बाग में एक सभा हुई। उन्होंने प्रत्येक भारतवासी को ब्रिटिश शासन के विरोध में राजद्रोही और देशभक्त बन जाने की सलाह दी। 30 जून 1930 को कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी गई। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई, किंतु 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता होने पर यह नेता जेल से छोड़ दिए गए। आंदोलन स्थगित रहा। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुआ, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। आंदोलन फिर शुरू हो गया। फिर सभी प्रमुख नेता जेल में बंद कर दिए गए। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। वे स्वदेशी वस्त्र की मांग करने लगे। बिहार में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन हुआ। 30 जून 1930 को 5 मई 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। चौकीदारी कर बिहार में नहीं देने का प्रस्ताव हुआ। रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत लाया गया। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। वे स्वदेशी वस्त्र की मांग करने लगे। बिहार में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन हुआ। मोतिहारी में गोली चलाई गई, जिसमें कुछ मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया और हरिजन के हित में इसमें संशोधन हुआ और हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ। इसकी शाखाएं बिहार में भी खोली गईं। 12 जुलाई 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। बिहार में लगभग 900 लोग जेल भेजे गए। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वराज्य तो नहीं मिला, किंतु राष्ट्रीय जागरण में वृद्धि हुई। भारतीय नारी समाज में पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे आंदोलन को काफी बल मिला। 19 जुलाई 1933 को 900 योगेंद्र शुक्ला, चंद्रशेखर आजाद और मनन नाथ गुप्ता। बिहार में योगेंद्र शुक्ला प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मनन नाथ गुप्ता के संपर्क में थे। क्रांतिकारी गतिविधि के लिए शुक्ल को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी पुलिस से जोरदार प्रयास करने लगी। शुक्ल जी भूमिगत हो गए, परंतु वह 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने 22 साल की सजा दी गई। 1931 में पटना के एक चर्च में चंद्रशेखर ने अंग्रेजों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, किंतु वे सफल नहीं हुए। फिर भी आशंका में राम लगन को पुलिस ने मार डाला। बम निर्माण के अपराध में सूरजनाथ चौबे, कन्हैया लाल मिश्रा और श्याम कृष्ण और आजीवन काला पानी की सजा दी गई। सूरजनाथ चौबे, कन्हैया लाल मिश्रा, श्यामा कृष्ण को आजीवन काले पानी की सजा दी गई। देखो जनजातीय विद्रोह। बिहार की जनजातियों के बीच एक जोरदार आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे थाना भगत आंदोलन कहा जाता है। यह दीर्घकाल तक जारी रहा। इस पर कांग्रेस तथा गांधी जी का विशेष प्रभाव रहा। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सहयोग दिया। उराव जाति के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। उराव जाति के लोगों ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। देखो गर्म दल हो गया। गर्म दल में बिहार के बैंकुट शुक्ला और चंद्रमा सिंह भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 12 मई 1934 ईस्वी को गया सेंट्रल जेल में शुक्ला को फांसी दे दी गई। चंद्रमा सिंह से जेल में कठोर श्रम कराया गया। इस क्रम में 2 और नाम काफी महत्वपूर्ण है, जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वो त्रिगुणानंद खवाड़े और बटोही। बैंकुट शुक्ला और चंद्रमा सिंह
त्रिगुणानंद खबड़े और बटोही 1930-1947। दोहरी शासन। सन 1919 ईस्वी में एक्ट ने देश में प्रांतों को दोहरे शासन को लागू किया और बिहार में भी ये व्यवस्था 29 दिसंबर 1920 को लागू हो गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग पर गवर्नर को और दूसरे पर जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया, किंतु मंत्रियों का अधिकार बहुत ही सीमित था। अंततः लोग इससे बहुत ही असंतुष्ट थे, लेकिन उस समय गवर्नर के पद पर एक भारतीय को बिहार में नियुक्त किया गया, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1935 ईस्वी में एक्ट के अनुसार प्रांत को पूरा शासनाधिकार सौंप दिया गया। केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतीय चुनाव हो गया। देश भर में प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव हुए। कुछ अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। दैनिक कार्यों में गवर्नर द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के प्रश्न पर करीब 4 महीने तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। दैनिक कार्यों में गवर्नर द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के प्रश्न पर करीब 4 महीने तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। जब वायसराय ने ये आश्वासन दिया कि मंत्रियों के दैनिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को मनमाने ढंग से शामिल कर लिया। इसके विरोध में अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पद त्याग कर दिया। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। देखो, रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसमें अध्यक्ष जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ में ही कांग्रेस की नरम एवं समझौतेवादी नीति के विरोध में सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई थी और बिहार में भी कुछ प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया था। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे बिहार के। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महायुद्ध के विषम स्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 ईस्वी में घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी संबंध में 22 मार्च को स्टैफोर्ड को भेजा गया, किंतु उनके प्रस्ताव में भारतीय नेताओं को संतोष नहीं हुआ। फिर संघर्ष के लिए तैयारी होने लगी। राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस कर्मियों को होने वाले कठोर संघर्ष के संबंध में संकेत दे दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो का संदेश दे दिया था। उन्होंने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो के संबंध में अगस्त के प्रथम सप्ताह में बंबई के कांग्रेस में विचार विमर्श होने लगा। ब्रिटिश सरकार डर गई और 9 अगस्त की रात्रि में अचानक सभी प्रमुख नेताओं को पकड़कर अज्ञात स्थान भेज दिया गया। अब नेतृत्व के अभाव में भी देश भर में भयंकर आंदोलन शुरू हो गया। जहां तहां सभाएं और प्रदर्शन होने लगे और तिरंगा झंडे लहराने लगे। 11 अगस्त को पटना में कांग्रेस का विशाल जुलूस निकाला गया। वह जुलूस सचिवालय के पास पहुंचा। सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के उद्देश्य था। काफी भीड़ थी और भीड़ पर पटना के गोरे जिलाधीश ने गोली चलवा दी। कई लोग घायल हुए और 7 सुपुत्र तो वहीं स्वर्गवासी हो गए, जिनकी स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। अब शासन को पंगु बना देने के लिए प्रयास किया जाने लगा। तार एवं टेलीफोन लाइन की काट दी गई, रेलवे पटरियां उखाड़ी गई, रेलवे भवन, स्टेशन, डाकघर और अन्य सरकारी भवनों को आग लगाई गई। अधिकारी और गोरों पर आक्रमण किया गया। सारण जिले के मडोरा में 6 गोरे मार दिए गए। वहां राम स्वरूपा देवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे लक्ष्मीबाई कही जाती हैं। सारण जिले की मरोड़ा की राम स्वरूपा देवी को बिहार की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। बिहार के मरोड़ा के आंदोलन में तोड़फोड़ से सुखदेव नारायण के मेहता भी काफी सक्रिय थे। युद्ध कार्यों में भी बाधाएं पैदा की गई। कई स्थानों में शासन स्थिर पड़ गया, मानो जैसे शासन समाप्त हो गया हो। सन 1942 में आंदोलन को तोड़फोड़ का आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी देखरेख में नेपाल में एक केंद्र स्थापित किया युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। आजाद दस्ते का कार्यालय भी नेपाल में खोला गया। वह हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में कामयाब रहे। सरकार ने भी आंदोलन को कठोरतापूर्वक दबाने का प्रयास किया। सरकार ने भी लाठी गोली के दमन का सहारा लिया। बहुत से लोग जेल गए, घायल हुए, शहीद हुए, विकलांग हुए और अनाथ हो गए। कई महिलाएं विधवा हो गई और कई महिलाओं की गोद सुनी हो गई। लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुआ। कई स्थानों पर भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय को क्षति पहुंचाई गई। इस तरह आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने धन और जन दोनों को बहुत
अंग्रेजों ने धन और जन दोनों को क्षति पहुंचाई, लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति ने स्वाधीनता को करीब ला दिया। स्वाधीनता आंदोलन में जन भागीदारी। कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारधाराओं के लोगों ने भी स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग दिया। बिहार में भी ऐसी ही बात थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसानों का संगठन सन 1928 में प्रांतीय किसान सभा का और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में किसान सभा सक्रिय थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती 3 बार जेल जा चुके थे। फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी दल ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 11 सितंबर 1942 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था कि बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार थे डॉक्टर के दत्ता ने लिखा है कि आधुनिक युग में बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रमबद्ध रूपों में अद्भुत और प्रेरक भूमिका निभाई है। डॉक्टर आर के दत्ता प्रसिद्ध इतिहासकार थे डॉक्टर आर के दत्ता। इन्होंने लिखा है कि आधुनिक युग में बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रमबद्ध रूपों में अद्भुत और प्रेरक भूमिका निभाई है। सचमुच विभिन्न कालों में स्वतंत्रता के लिए देश की पुकार पर बिहार का जवाब मुखर और सफल था। स्वतंत्रता प्राप्ति। सन 1945 ईस्वी की स्थिति बदलती गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि अब भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारत में सभी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एटली बने। संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई। पहले दिन बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद के कारण देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बिहार के राजेंद्र प्रसाद ही देश के पहले राष्ट्रपति हुए और वे इस पद पर 12 वर्षों तक रहे। असहयोग आंदोलन। 1916 के अंत तक भारत में व्यापक राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हो गया था, जिसकी परिणति गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के रूप में हुई। रॉलेट एक्ट और पंजाब के अत्याचारों ने युद्धकालीन वादों को झूठा साबित कर दिया। द्वैध शासन जैसी दोषपूर्ण योजना वाले 1916 के सुधारों ने कुछ लोगों को संतुष्ट किया। खिलाफत के मुद्दे ने भारतीय मुसलमानों को चुप कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी युद्धकालीन निष्ठा पूरे झूठे वादों द्वारा प्राप्त की गई है। यहाँ तक कि लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पंजाब की नृशंसताओं की निष्पक्ष जांच होगी, अब वे निराश हो गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि हंटर कमेटी सिर्फ बहानेबाजी है। उधर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया। ब्रिटिश जनमत ने मॉर्निंग पोस्ट द्वारा डायर के लिए इकट्ठा किए जाने वाले 30,000 पाउंड से सहायता देकर उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ब्रिटिश जनमत ने मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा डायर के लिए इकट्ठा किए जाने वाले 30,000 पाउंड से सहयोग देकर इनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। जल्दी होने वाली इन घटनाओं ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। संवैधानिक उपायों के द्वारा राजनीतिक प्रगति की किसी भी संभावना के प्रति अब कांग्रेस शंकालु हो गई थी। आर्थिक कठिनाइयों ने भी जनता को आंदोलित किया था। खिलाफत आंदोलन तथा पंजाब के अत्याचारों के विरुद्ध एवं स्वराज के लिए कांग्रेस का आधिकारिक आंदोलन हेतु मंच तैयार हो गया। गांधी जी पहले ही खिलाफत के नेताओं के उदारवादी और रेडिकल समूहों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा चुके थे। वह हिंदू नेताओं के बीच भी अपरिहार्य कड़ी थे। खिलाफत आंदोलन में नेतागण हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए अत्यंत इच्छुक थे, क्योंकि इसके बिना सेवा और परिषदों के बहिष्कार से जुड़ी कोई भी असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। उदारवादी और जुझारू राष्ट्रवादियों से समझौता। गांधी जी की अपील ने उदारवादी और जुझारू राष्ट्रवादी दोनों को आकर्षित किया। उन्होंने बड़ी चालाकी से उदारवादियों के लक्ष्य को जुझारू राष्ट्रवादियों के साथ जोड़ा। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी गांधी जी को एक अवसर देना चाहते थे। गांधी जी ने खिलाफत सहयोग कार्यक्रम को अपनाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाला और इस कार्यक्रम में 3 मुद्दों को शामिल किया: पंजाब के अन्याय, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत संबंधी गलती और स्वराज की प्राप्ति। शुरू में इसे गुजरात एवं बिहार में पूरा समर्थन मिला। प्रारंभ में मोतीलाल नेहरू अपने पुत्र के विपरीत काउंसिल के बहिष्कार के संबंध में अनिश्चित थे तथा सी.आर. दास एवं तिलकवादियों ने इसका एक कटु विरोध किया था। मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से कांग्रेस में विशेष अधिवेशन में सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में समझौता हो पाया। असहयोग संबंधी कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। सहयोग आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक चीजें शामिल की गई: उपाधियों और प्रशस्ति पत्र को लौटाना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना,
आंदोलन एवं काउंसिल का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा और पंच न्यायालय का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी कटाई बुनाई पर रोक, पुलिस सेना से इस्तीफा, कर अदा न करना। देखो, नागपुर अधिवेशन हो गया दिसंबर 1920 में। कानपुर अधिवेशन में सीआर दास के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। काउंसिल का चुनाव पूर्ण हो गया। अब इसके बहिष्कार का प्रश्न ही नहीं था। अंग्रेज द्वारा डायर को दोषपूर्ण मुक्त किए जाने और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना संबंधी मांग को अस्वीकार करने से गांधी जी की दलील और मजबूत हो गई। इस तरह नागपुर अधिवेशन में अहिंसक असहयोग कार्यक्रम को पूर्णतः और आंशिक रूप से प्रारंभ करने एवं एक स्तर पर सरकार से सभी स्वैच्छिक सहयोग त्यागने और दूसरे स्तर पर कर की अदायगी न करने का संकल्प लिया गया। मालवीय एवं जिन्ना ने इसका विरोध किया, इस आधार पर कि इसमें साम्राज्य से संबंध बनाए रखने की बात स्पष्ट नहीं थी। लेकिन गांधी जी के द्वारा इस वर्ष में स्वराज की प्राप्ति को आश्वासन ने इस मामले को पूरा खोल कर रख दिया। गांधी जी के विरोध में सिर्फ दो मत पड़े। 4 कारणों से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण था। परिवर्तित साधन, राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने संवैधानिक उपायों को छोड़ दिया गया। अब सभी प्रकार के शांतिपूर्ण एवं वैधानिक उपाय अपनाए गए। परिवर्तित लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन के अधीन लक्ष्य का परित्याग किया गया। इसके बाहर भी स्वराज के लक्ष्य को आवश्यक लक्ष्य निर्धारित किया गया। परिवर्तित नेतृत्व हो गया। अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व निर्विवाद रूप से गांधी जी के हाथों में चला गया। परिवर्तित दलीय संरचना क्या थी? कांग्रेस संगठन की अब अधिक प्रभावकारी, अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, अधिक युवा और राजनीतिक समाजीकरण का साधन बनाया गया। इस आंदोलन को 4 चरणों में विभाजित किया गया। पहला फेज जो था वो जनवरी से मार्च 1920 का था। गांधी जी एवं अली बंधुओं ने राष्ट्रव्यापी जन समर्थन अभियान चलाया। मुख्यतः जोर इस बात पर दिया गया कि विद्यार्थी सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालय और महाविद्यालय और वकील अदालतों को छोड़ दें। विद्यालय और बुद्धिजीवियों से चरखा कार्यक्रम अपनाने की भी अपील की गई। सबसे अधिक सफल रहा शैक्षणिक बहिष्कार। बंगाल में सीआर दास और सुभाष चंद्र बोस ने अहम भूमिका निभाई। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब ने शैक्षणिक बहिष्कार का समर्थन किया। अन्य प्रांत भी क्रियाशील रहे। हालांकि मद्रास में बहिष्कार स्थिर रहा। न्यायालयों का बहिष्कार बड़ा ही नाटकीय रहा। हालांकि यह शैक्षणिक बहिष्कार की तरह सफल नहीं रहा। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमआर जयकर, वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोगों ने अपनी खूब चलती हुई वकालतें भी छोड़ दी, जो अनेक लोगों के लिए प्रेरक बनी। संख्या की दृष्टि से बंगाल पुणे सबसे आगे रहा। इसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक, पंजाब का स्थान रहा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, होली जलाई गई, सर्वाधिक सफल रहा। इस आंदोलन ने ताड़ी की दुकान पर धरना बहुत लोकप्रिय रहा, जबकि यह मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं था। सरकार का इससे बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और वे मजबूर होकर सरकार बताने लगी कि देश में ताड़ी पीने के कितने फायदे हैं। चरण 2 हो गया। देखो, दूसरे चरण में क्या था? मार्च से जुलाई 1920। इस दौरान सारा ध्यान कोष इकट्ठा करने और तिलक स्वराज कोष 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य था। सदस्य बनाने और चरखा बांटे 20 लाख पर दिया गया। सदस्यता का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और ये 50 लाख तक ही पहुंच पाया। तिलक स्वराज फंड अपने लक्ष्य से आगे निकल गया और खादी राष्ट्रीय पोशाक बन गई। खादी जो है वो राष्ट्रीय पोशाक बन गई। तीसरा चरण क्या था? जुलाई से नवंबर 1920 के बीच था। तो अब अधिक रुख अपनाया गया। बम्बई कांग्रेस अधिवेशन जुलाई 1921। इसके अंतर्गत विदेशी कपड़े और प्रिंस ऑफ वेल्स के भावी आगमन के बहिष्कार पर जोर दिया गया। इसी समय कराची खिलाफत अधिवेशन जुलाई 1921 में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ है। इसके तुरंत बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर को गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इसका प्रचार किया। साथ ही ये भी कहा गया कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वह दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले। अगले दिन कांग्रेस कार्यकारिणी में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया और शीघ्र ही प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। गांधी जी के द्वारा स्वयंसेवकों से जेल भरने के आह्वान और स्वयंसेवी जत्थों के गठन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का स्वागत देशव्यापी हड़ताल से किया गया। चौथा चरण नवंबर से फरवरी 1922 तक था। दिसंबर तक सरकार घोर दमन अपनाने को बाध्य
हो गई। कांग्रेस स्वयंसेवक जत्थे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर CR दास सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। दिसंबर के अंत में मालवीय जी के माध्यम से बातचीत द्वारा मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी शर्तें खिलाफत नेताओं के विरुद्ध थी, जो गांधी जी को स्वीकार नहीं थी। प्रांतीय कांग्रेस समिति को पहले ही नागरिक अवज्ञा प्रारंभ करने 5 अक्टूबर 1921 में इस मुद्दे पर गांधी को संपूर्ण प्राधिकरण दिया गया था। उधर सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा था। सर्वदलीय सम्मेलन की अपील जून 1922 और वायसराय के नाम गांधी जी के पत्र का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। गांधी जी ने घोषणा की कि सरकार यदि नागरिक स्वतंत्रता बहाल नहीं करेगी और राजनीतिक बंदियों को बहाल नहीं करेगी तो देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। बारडोली सत्याग्रह शुरू किया गया, लेकिन 11 फरवरी को गांधी जी के कहने पर बंद कर दिया गया। इसका कारण था 1922 में चौरा चौरी की भीड़ द्वारा 22 पुलिस वालों को जलाया जाना। इस आंदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या था? कांग्रेस द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद प्रांतीय कांग्रेस समिति को इन स्थानों पर जहां लोग आंदोलन के लिए तैयार थे, नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दे दी गई। मिदनापुर बंगाल में संघीय कर बोर्ड के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया जा चुका था। गंटूर आंध्र प्रदेश में करबंदी आंदोलन शुरू होने ही वाला था कि असहयोग आंदोलन द्वारा सत्ता के प्रति उत्पन्न की गई असंतोष और अवज्ञा की भावना ने देश के अन्य भागों में अनेक स्थानीय आंदोलन के उदय में सहायता की। केरल के मलाबार में असहयोग और खिलाफत संबंध प्रचार ने मुस्लिम किसानों को उनके जमींदारों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। असम में बंगाल मजदूरों ने हड़ताल की तथा इससे स्टीमर सेवा में भी हड़ताल हुई। असम और बंगाल रेलवे को भी हड़ताल का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में जंगल कानून भंग किया गया। राजस्थान में किसानों और आदिवासियों ने अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए आंदोलन किया। पंजाब में भ्रष्ट महंतों से गुरुद्वारों का नियंत्रण छीनने के लिए अकाली आंदोलन चलाया गया, जो असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा बन गया था। बिहार में आदिवासियों ने ताना भगत आंदोलन में चौकीदारी कर और राजस्व नहीं देने की धमकी दी थी। अचानक ये महसूस किया गया कि भारत के गांवों में शक्ति का असीम भंडार है, जिसको अगर कुशलता से इस्तेमाल किया जाए तो वे ब्रिटिश राज को समाप्त कर देगा। वास्तव में सरकार ब्रिटिश वस्त्र और शराब की बिक्री में कमी आने से चिंतित नहीं थे। इससे भारत के सभी भागों में हुई जन जागृति ने चिंतित कर दिया था। आंदोलन की वापसी क्यों? हिंसा के बहाने चौरा चौरी की वापसी ने एक उत्तेजक विवाद को जन्म दिया, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व तक पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। शायद गांधी जी के आलोचकों ने उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं किया। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, एक दूर दराज के गांव में हिंसात्मक वारदात आंदोलन वापस लेने का कारण नहीं हो सकती थी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के विचार वजनदार नहीं लगते। गांधी जी के द्वारा बार बार अहिंसा के बारे में दी गई चेतावनी निम्न बातों पर आधारित थी। इस प्रकार की जन उत्तेजना और गतिविधियों की स्थिति में आंदोलन हिंसात्मक रूप ले सकता था। ऐसा आंदोलन स्वयं के चरित्र के कारण या सरकार के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर हो सकता था, जैसा कि 1921 में बंबई के बाद चौरा चौरी में हुआ। इसके अतिरिक्त इस तरह की वारदातों से सरकार को पूरे देश में आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाने का बहाना मिल जाता। गांधी जी को आशंका थी कि इस तरह की कार्यवाहियों से अहिंसक आंदोलन का पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। इस प्रकार ये कहना गलत है कि चौरा चौरी और बारडोली प्रकरण में कोई आपसी संबंध नहीं था। गांधी जी का शायद ये भी अनुमान था कि चौरा चौरी कांड ने बारडोली से व्यापक अवज्ञा आंदोलन की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध छोड़ा गया पहला अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा शुरू से ही विफल हो गया। आंदोलन की वापसी की जिम्मेदारी स्वयं गांधी जी ने असंभावित दमन और इससे कहीं अधिक निराशा से बचना चाहते थे। गांधी जी ने लड़ाकू ताकतों के बढ़ते प्रभाव से डरकर आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी की भीड़ पुलिस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध हो गई थी और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वह लगे कि ये लोग जमींदारों के विरुद्ध थे। मलाबार और अवध के अधिकांश भागों में कृषक आंदोलन मर चुका था। सिर्फ कुछ आंदोलन कहीं कहीं चल रहा था। यह आंदोलन अवैध कर वसूली तथा मालगुजारी न बढ़ाने के लिए था। 1921 में जन भागीदारी की कमी से वापस लिया गया। कोई भी जन आंदोलन लगातार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जनता को दमन सहने और बलिदान देने की शक्ति असीमित नहीं होती। आंदोलन वापस लेना कोई विश्वासघात नहीं है, बल्कि राजनीतिक संघर्ष की रणनीति का एक हिस्सा है। इस बात पर बहस हो सकती है कि आंदोलन सही समय पर वापस लिया गया था या नहीं। इसका चयन तो गांधी जी ने किया, इसके लिए उनके पास पर्याप्त कारण थे। देखो, इसका निष्कर्ष क्या था कि आंदोलन को लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका था।
अंग्रेजी सरकार समझौता करने की स्थिति में नहीं थी। इससे पहले कि आंदोलन की अपनी कमजोरियां उभर कर सामने आती और समर्पण की नौबत आती तो चौरा चौरी कांड ने आंदोलन को सम्मानजनक वापस लेने का एक मौका दे दिया। देखो, बिहार में किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन था और अन्य आंदोलन थे। किसान आंदोलन सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया गया। ठीक है। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, चंपारण कृषक समिति का गठन किया। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया। इसकी व्यवस्था को तीन कटिया व्यवस्था को समाप्त किया। अन्य आंदोलन 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया। 1928 में स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे और महासचिव थे NG रंगा। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान जमींदार अंग्रेजों के सताए हुए थे, लेकिन बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही था, जिसमें किसानों की मांग को पूरा करते तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया एवं किसानों पर लगान भी घटा दिया गया। साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। लेकिन इस आंदोलन की सफलता का सर्वप्रथम कारण गांधी जी का हस्तक्षेप था। गांधी जी जनवरी 1915 से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर किसानों की स्थिति का आकलन करने को तैयार हुए एवं अप्रैल 1917 में चंपारण आए। आंदोलित किसानों को हमेशा शिक्षित वर्ग का समर्थन मिला, जिसने अंग्रेजी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी। तो गांधी जी के आगमन से जहां प्रशासन सत्ते में आ गया, वहीं पूरे देश का ध्यान किसानों की समस्याओं पर पड़ा और किसान जनसामान्य में उम्मीद की किरण जगी। चंपारण नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने गांधी जी का सहयोग किया। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया एवं चंपारण कृषक समिति गठित की गई, जिसमें गांधी जी सदस्य के रूप में थे। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक 20 कट्ठा पर उन्हें 3 कट्ठे की नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी। इसे तीन कटिया व्यवस्था कहते थे, जो अन्यायपूर्ण थी। अतः गठित कमेटी ने तीन कटिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया। चंपारण आंदोलन के बाद कुछ अन्य किसान आंदोलन भी बिहार में हुए। 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राजा के गुमास्तों के अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन था। जंगल से फल एवं लकड़ी का अधिकार भी आंदोलनकारी प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों ने कांग्रेस का समर्थन पाना चाहा, परंतु दरभंगा महाराज को कांग्रेस में प्रभाव के कारण कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिल सका। यह आंदोलन हिंसक हो गया एवं इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक हो गया। कालांतर में किसानों की कुछ बातों को मान लिया गया, जिससे आंदोलन स्थिर पड़ गया। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की और किसान आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी जी थे और महासचिव NG रंगा थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं की तरफ कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना चाहा, जो ज्यादा सफल न रहा। बाद में किसान आंदोलनकारियों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हो गया। जमींदारों ने किसान सभा की स्थिति को कमजोर करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। जमींदारों ने किसान सभा की स्थिति को कमजोर करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। किसान आंदोलन की मुख्य मांगें क्या थी? जमींदारी को खत्म करना, भू राजस्व को खत्म करना, किसानों को खेती से संबंधित कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना इत्यादि। सर्वप्रथम 1923 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था, लेकिन निर्णायक वोट 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। 1937 में चुनाव पूर्व कांग्रेस तथा किसान सभा का समझौता हुआ। जीत के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसान के मुद्दे में कोई रुचि नहीं दिखाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में चला गया। 1866-68 में दरभंगा और चंपारण में बिहार के नील उत्पादक किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। किसानों का आंदोलन जो था वो किसानों के द्वारा हुकूमत का विद्रोह था। कर नहीं दो,
कृषक जांच समिति, किसान सभा और बर्खास्त भूमि का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध के अंत 1918 ईस्वी तक बिहार की जनसंख्या का लगभग 97% भाग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आधारित था। कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी और उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषण मूलक थी। नील की प्रत्येक पेटी जो इंग्लैंड पहुंचती थी वह किसानों की खून पसीने की कमाई थी। नील की बढ़ती मांग की वजह से बगान मालिकों का प्रभाव बढ़ता गया। उपनिवेशी आर्थिक नीतियों, उपनिवेशी प्रशासनिक नीतियों और न्यायिक व्यवस्था, कुटीर उद्योग और धंधे का हाथ से भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, बगान मालिक को बढ़ते अत्याचार, etc के फलस्वरूप कृषि अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई और किसान निर्धन हो गए। किसानों के द्वारा हुकूमत का विरोध किया गया। ब्रिटिश राज, बगान मालिक, जमींदार तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। इसी समय गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया तथा चंपारण के किसानों को दुख दर्द दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सरकार का कृषक समस्याओं की जांच पड़ताल के लिए एक समिति की अनुशंसाओं में को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 में अमली जामा पहनाया। यद्यपि इस अधिनियम से किसानों को विशेष राहत नहीं मिली, किंतु इसने उनकी एकता का प्रदर्शन किया तथा गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अवतरित हुए। स्वामी विद्यानंद ने कृषि समस्याओं के प्रति कांग्रेस नेतृत्व को जब निष्क्रिय देखा तो उन्होंने भूमि संबंध के बारे में मौलिक मुद्दों को उठाया। उन्होंने जमींदारी प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इससे निर्धन और मध्य वर्गीय किसानों ने खुलकर भाग लिया। कर नहीं दो। दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में कर नहीं दो अभियान का आह्वान किया। किसान इससे काफी उद्वेलित हुए और बिहार के किसानों में विरोध की भावना पहले से ही काम कर रही थी। बिहार के कुछ भागों में किसानों ने एकजुट होकर जमींदारों को लगान नहीं देने का निश्चय किया। सारण जिले में इसकी स्थिति गंभीर थी। किसान स्वराज के बैनर तले संगठन और कार्य करने के लिए तैयार हो गए। बगान मालिक से कई झड़पें हुई। 1930 में विनय वज्ञा आंदोलन ने किसानों को अपनी ओर आकृष्ट किया। चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चल पड़ा। चौकीदारी नियमित पुलिस बल के समर्थन में काम करते थे। चौकीदार नियमित पुलिस बल के समर्थन में काम करते थे। जमींदार के बगान मालिक के हितों की रक्षा करते थे, जिससे चौकीदारी कर बदनाम हो गई थी। मई 1930 ईस्वी में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान शुरू हुआ और जो बिहार में काफी सफल रहा। उस वक्त बिहार में आर्थिक मंदी का और असंतोष का कारण था। 1860 में प्रकाशित प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के दमन का स्पष्ट चित्रण किया गया है। 1860 में प्रकाशित प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों के दमन का स्पष्ट चित्रण किया गया है। मई 1931 में जहानाबाद में एक प्रस्ताव पारित कर समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष गया के जिलाधीश को प्रस्ताव भेजा गया और मालगुजारी 50% तक कम करने का अनुरोध किया गया। कृषक जांच समिति हो गई। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कृषक जांच समिति की स्थापना की, जिसमें अन्य सदस्य थे श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, विपिन बिहारी, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्रा, राधा गोविंद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ने पालीगंज में आयोजित किया। देखो, किसान सभा हो गया। बिहार किसान सभा के पुरोधा स्वामी सहजानंद सरस्वती